ओके। या तो इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं, IFPH निरंतर दैनिक वेबिनार ऑर्गेनाइज करता है। हिंदी में हमारा 7:30 से 8:30 का सेशन होता है, 8:30 से 9:30 इंटरनेशनल सेशन, और 9:30 से 10:30 लोकल मलयालम सेशन। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। तो आज का हमारा 735वां सेशन है, और जो आज की हमारी गेस्ट स्पीकर हैं वो है डॉक्टर प्रतिभा रामचंद्र पाटिल। वेलकम मैम। हाँ जी। थैंक यू सो मच। हाँ, तो डॉक्टर प्रतिभा BHMS MD है नासिक महाराष्ट्र से, और डिप्लोमा इन योगा एंड MA इन साइकोलॉजी भी है। ये पहले मेडिकल ऑफिसर रह चुकी हैं होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पारभानी में, और टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है 5 साल का। और इन्होंने PG गाइड भी रह चुकी है MUHS नासिक में, और आयुष सिस्टम में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये एक मेन स्पीकर थी। और अभी फिलहाल शी इज एन एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ रिपर्टरी इन PD जैन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पारभानी में। तो आज का जो डॉक्टर प्रतिभा का टॉपिक है वो है मानवीय व्यवहारों, यानी कि ह्यूमन जो बिहेवियर होता है उसका कैसे हमारी हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है, उसके ऊपर आज वो रोशनी डालेंगी। डॉक्टर प्रतिभा, आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आई गेस कुछ लाइट की प्रॉब्लम है, इसलिए मैम का वीडियो ऑन नहीं है, तो हमें ऑडियो से इनको सुनना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच मैम। आपका PPT प्रेजेंटेशन है? यस यस मैम। मेरी आवाज आ रही है मैम आप तक? बिल्कुल बिल्कुल, आवाज बिल्कुल क्लियर है आपकी। हाँ जी। ओके, थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले तो मैं आप सभी का ये फोरम के थ्रू इस तरह से होम्योपैथी को प्रमोट करने का जो आपका एक सिलसिला है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने ये वाला जो फोरम है उसको बनाया। मैं डॉक्टर सहानी सर का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस सेशन के लिए अनुमति दी है। उसके साथ ही मेरी जो सहयोगी थी जिन्होंने मुझे इसके लिए हेल्प किया, और ये जो फोरम है उसके थ्रू सेशन के लिए मुझसे बात की, वो डॉक्टर पारिक मैम, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं, होम्योपैथी तो है ही, लेकिन साथ ही में मानवीय व्यवहार जो है, किस तरह से इन मानवीय व्यवहारों का हमारे पूरे शरीर के ऊपर, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर किस तरह से उसका प्रभाव होता है, इससे रिलेटेड आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। आई होप मेरा स्क्रीन विजिबल है। हाँ जी मैम, बिल्कुल है। ओके ओके, आई होप मेरा स्क्रीन आप सभी को दिखाई दे रहा है। हाँ जी। ओके, सो इफेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ऑन हेल्थ, ये वाला जो टॉपिक है इसको मैंने सेलेक्ट किया था आप लोगों से डिस्कस करने के लिए। स्लाइड्स जो है वो मेरी थोड़ा इंग्लिश में है, लेकिन मैं उसको आपको प्रॉपरली हिंदी में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर हम लोग पहले जो दो पार्ट के बारे में हमने बात करना स्टार्ट किया था, एक है बिहेवियर और दूसरा है हेल्थ। जैसा हम लोग अगर बात करते हैं बिहेवियर के बारे में, तो हमें पहले समझ के लेना पड़ेगा कि बिहेवियर मतलब है क्या। एक्चुअली बिहेवियर जो है, इसमें हर तरह की मानवीय गतिविधियां जो है वो इंक्लूड होती है, जिसको हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज बोलेंगे, जिसमें मोटर एक्टिविटीज भी आती है, जैसे कि चलना है, बात करना है। उसके साथ ही में कॉग्निटिव एक्टिविटीज भी इसमें इंक्लूड होती है, जिसमें आता है परसीविंग। परसीविंग का मतलब किसी भी चीज को ग्रहण करना या उसको समझना, रिमेम्बरिंग, उस चीजों को याद रखना, उसके बारे में सोचना, या किसी भी एक बात का जो रीजन देना है, यानी कारण देना है कि ये ऐसा क्यों हुआ था, उसका तर्क लगाना है। ये सारी गतिविधियां भी उसमें आती है, और साथ ही में इमोशनल एक्टिविटीज भी हमारे बिहेवियर का एक हिस्सा होती है, जिसमें जैसे आपके जो भी फीलिंग्स है, अगर आप खुश है, आप दुखी है, एंग्री है,
गुस्से में है, ये सारे इमोशंस भी हमारे बिहेवियर के पीछे का एक कारण होते हैं। इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी जो बिहेवियर है, वो दोनों का मिश्रण बनी हुई है, बॉडी का और हमारे मेंटल बिहेवियर का। यहाँ पे थोड़ा-सा ये जो स्लाइड है, इसमें मैंने डिस्क्रिप्टिव बना लिया है, उसको आगे जाने के बाद हम लोग थोड़ा माइन्यूट लेवल पे या थोड़ा और डिटेल में जाके समझने की कोशिश करेंगे। जैसे साइकोलॉजिस्ट डिस्क्राइब करते हैं कि मेंटल बिहेवियर जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे थे, जिसमें सोचना हो सकता है, किसी भी चीज का कोई विवरण देना है या फिर किसी चीज को समझना है, ये सारे एक प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। या फिर अगर हम लोग बॉडी के बिहेवियर की भी अगर बात करते हैं, तो उसमें अलग अलग मूवमेंट्स आते हैं जो एज अ रिस्पॉन्स हम लोग कहीं पे दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें गुस्सा आता है तो हमारा किसी एक जगह से चले जाना, ये हमारे बॉडी एक्टिविटी में आता है, जिसमें मिश्रण होता है हमारे मानसिक अवस्था का और हमारे शारीरिक अवस्था अवस्था का। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पूरा एक दोनों का मिश्रण, जैसे हमने नेक्स्ट लाइन में बोला है कि अनदर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग behavior is to regard it as a bundle of reactions from the individual to the particular environment। तो ये एक बंडल ऑफ रिएक्शंस होता है जिसमें मेंटल प्रोसेस भी इन्वॉल्व हो रही है और फिजिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व हो रही है। इसी का अगर हम लोग आगे जाके थोड़ा होम्योपैथिक वे से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो इसमें आता है एनवायरनमेंट जो है, यानी हमारा सराउंडिंग, हमारे आसपास का जो वातावरण है, वो एग्जर्ट करता है किसी एक चीज को एज अ इन्फ्लुएंस किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर, जिसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एज अ स्टिमुलस। यानी किसी भी तरह का स्टिमुलस या तो वो बाहरी वातावरण से होगा या फिर हमारे अंदरूनी वातावरण से होगा, लेकिन ये जो स्टिमुलस है वो आता है जो आपके बॉडी में एक सर्टन अराउजल या फिर सर्टन रिस्पॉन्स को जनरेट कर देता है, जो एक्टिविटीज क्रिएट कर देता है, और इसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्स। तो जो एनवायरनमेंट से या वातावरण से हमको मिला हुआ स्टिमुलस, उस स्टिमुलस को हमारा दिया गया जवाब यानी रिस्पॉन्स, इन दोनों का मिश्रण यानी हमारा बिहेवियर होता है। बिहेवियर का जेनेटिक्स से भी बहुत स्ट्रांगली कनेक्शन होता है। जेनेटिक्स एक्चुअली ये ऐसा फील्ड है जिसमें हम लोग कंसर्न करते हैं हेरिडिटरी ट्रेड्स का, यानी जैसे कोई भी पर्टिकुलर क्वालिटीज होते हैं या ट्रेड्स जो होते हैं, वो कैसे पास होते हैं हमारे पेरेंट्स से हम तक, या हम से हमारी नेक्स्ट जनरेशन तक। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो सिमिलर टाइप ऑफ इंडिविजुअल में या फिर रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से ट्रांसफर होते हैं, इसका जो स्टडी किया जाता है वो जेनेटिक्स में किया जाता है। सर्टनली बिहेवियरल जेनेटिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक रिलेटिवली नया फील्ड है, जहां पे आप समझने की कोशिश करते हैं कि जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल का वेरिएशन आ जाता है इन ह्यूमन बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करते हैं तो पिता का अगर स्वभाव गुस्से वाला है, तो हो सकता है उनका बेटा जो है उसका स्वभाव उतना गुस्से वाला नहीं है, या फिर वो शांत स्वभाव का है, या फिर पिताजी भी गुस्से वाले थे और बेटा भी गुस्से वाला था। तो ये जो चेंजेस है दो इंडिविजुअल में, इसको समझने की कोशिश इन जेनेटिक्स के थ्रू की जाती है। Hereditary is a biological process through which transmission of physical and psychological characteristic from parent to offspring occurs। ये हेरिडिटी जो है उसमें क्या होता है, पेरेंट्स के पास से जो भी बच्चा है उसके पास उनके जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो जाते हैं। बिहेवियर में इन जेनेटिक्स का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हेरिडिटी जो है वो लेके आती है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन इंटेलिजेंस के ऊपर,
पर्सनालिटी के ऊपर एंड टेम्परामेंट के ऊपर। सो जो पर्सनालिटी के ट्रेड्स है वो भी पाया गया है कि हेरिडिटरी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो अभी फिलहाल जो मूवी रिसेंटली बड़ा ही ट्रेंडिंग में चल रहा है वो है छावा। छावा में छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके जो जीन्स थे, उनका जो हेरिडिटी था, वो ही उनके बेटे में भी आया और दोनों में भी शौर्य जो है यानी ब्रेवरी जो है वो जीन्स कंटिन्यूएशन में रहा। तो इस तरह से पर्सनालिटी ट्रेड्स जो है वो भी जेनेटिकली आगे आगे बढ़ते जाते हैं। जैसा हम सभी ने हमारे 11th 12th में पढ़ लिया था कि फिनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल जो होगा वो आएगा कहाँ से, जैसा उसका जीनोटाइप रहेगा उसी तरह से उसका फिनोटाइप भी रहेगा। सो द एनवायरमेंट दैट द इंडिविजुअल was raised in and the interaction between the individual and genes and his environment। तो जो भी environment है उस पर्सन का, जो भी उसका जेनेटिक्स है, उसके अकॉर्डिंग जो रिस्पॉन्सेस जनरेट होते हैं वो बिहेवियर को बनाते हैं। आई होप जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को वो चीजें समझ में आ रही है। एम आई ऑडिबल? यस मैडम। ओके। थोड़ा थोड़ा बीच में आपका रिस्पॉन्स अगर मिलेगा तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोग भी इन चीजों को समझ रहे हैं जो मैं आपके साथ इंटरेक्शन कर रही हूँ। ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे। जी, आप कंटिन्यू कीजिए जी। ओके ओके सर। सो जैसा हम लोग अभी बात कर रहे थे कि ये जो इंडिविजुअल का और उसके जीन्स का और एनवायरनमेंट जो है, इन दोनों का जिस तरह से इंटरेक्शन होता है उसी के ऊपर उसके बिहेवियर जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। वी विल गो विथ वन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल को हम लोग समझेंगे ताकि इसको बहुत अच्छे तरीके से समझे। लेट्स टेक एग्जाम्पल के अगर मान लो जैसा हमने अभी बात की थी कि माता पिता के जो जेनेटिक कैरेक्टर्स है वो इंडिविजुअल में आ रहे हैं। हम लोग ऐसा मान लेंगे कि जो उसके माता जी है वो भी एग्रेसिव नेचर के हैं, पिताजी जो है वो भी एग्रेसिव नेचर के हैं। दोनों का अगर एग्रेसिव नेचर है तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि उनका जो बच्चा होगा उसमें भी एग्रेसिवनेस जो है वो आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा जेनेटिकली उसमें एग्रेसिवनेस है और ऐसे वाले बच्चे को अगर आप किसी ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जहां पे किसी भी तरह का वाद विवाद नहीं होता है, हम लोग एग्जांपल लेंगे कि हमने उसको एक मंदिर में अगर लेके गए और साधुओं के बीच में उसको छोड़ दिया, तो उसका नेचर इवन दो इट इज एग्रेसिव, लेकिन वहां पे कोई ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं होगा जो उसके इस जीन को और ज्यादा एक्सप्रेस होने के लिए मदद करे। तो इसलिए एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा असर होता है हमारे बिहेवियर में। अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं साइकोलॉजी ऑफ बिहेवियर, यानी अगर बिहेवियर को समझना है तो उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी होगी वो भी समझना बहुत जरूरी है। सो साइकोलॉजी ऑफ बिहेवियर में आएगा, ये एक ब्रॉड ऐसा फील्ड है जहां पे स्टडी किया जाता है लोगों के बारे में। ये जो स्टडी होता है वो इसलिए होता है कि उनका रिएक्शन यानी अलग अलग लोगों का थॉट प्रोसेस किस तरह से चलता है, उनके फीलिंग्स कैसे है, एनवायरनमेंट और बायोलॉजी का क्या इन्फ्लुएंस होता है उनके बिहेवियर के ऊपर। इन सारी चीजों को जहाँ पे स्टडी किया जाता है, पढ़ा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजी ऑफ बिहेवियर। इसमें पहली जो पार्ट आता है या पहली जो फील्ड आती है वो होता है बिहेवियरिज्म, जिसमें हम लोग फोकस करते हैं ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के ऊपर। इसका मतलब है ये सजेस्ट करता है कि हम लोग जो भी हमारा बिहेवियर है वो सीखते हैं। कहाँ से सीखते हैं? इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। यानी किसी बच्चे ने उसके माता पिता को देख लिया कि वो किस तरह से बात करते हैं, तो बच्चा उसी चीज को कॉपी कर लेता है या उसी चीज को अडाप्ट कर लेता है। ये आता है
ऑब्जर्वेबल बिहेवियर से, यानी उसने जो चीजों को ऑब्जर्व किया उसने उसी तरह से उन सारी चीजों को ग्रास्प कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, किसी एग्रेसिव फैमिली में उन्होंने देख लिया कि किसी बार झगड़ा हो गया तो एक दूसरे को अब्यूज लैंग्वेज का यूज करना है, तो बच्चा भी अब्यूज लैंग्वेज करना सीख लेता है। वहीं पे अगर किसी घर में ऐसा देखा जाता है कि बड़े आवाज में बात भी नहीं करनी है, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि बच्चा भी उसी तरह से उन चीजों को अडाप्ट करेगा और वो भी माइल्डली ही बात करने की कोशिश करेगा। सो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो हमारे फिजियोलॉजी के बुक में भी मिल जाता है, पाल्वोस डॉग्स एक्सपेरिमेंट, जो क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बात करता है, या फिर स्किनर बॉक्स जिसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में बात होती है। जब हम लोग बात कर रहे हैं पाल्वोस डॉग एक्सपेरिमेंट में, तो वहां पे एक बेल जो है उसको बजाया जाता है, और जैसे ही बेल बजाई जाती है डॉग जो है उसको खाना मिलता रहता है। सो जैसे ही बेल बजने लगी उसके बॉडी में गैस्ट्रिक सिक्रीशंस जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, सलाइवरी सिक्रीशंस जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कंडीशनिंग इस तरह से बनता है। सो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो बिहेवियरिज्म को फेवर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में क्या होता है, हम लोग एक्सप्लोर करते हैं इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस को। इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस यानी जैसे जिसमें आता है थिंकिंग है, मेमोरी है, डिसीजन मेकिंग है। ये सारे जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस है वो सारे प्रोसेस कैसे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर होते हैं, कैसे एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये सारी चीजें जहाँ पे बिहेवियर के थ्रू पढ़ी जाती है, सीखी जाती है, इनको हम लोग कॉग्निटिव साइकोलॉजी बोलते हैं। ये स्पेशली इसमें जिन चीजों के ऊपर फोकस होता है वो होता है कि कैसे थॉट्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर को। यानी थॉट, जैसे किसी को गुस्सा आ गया, गुस्सा आने के बाद बिहेवियर जो है उनका वो चेंज हो जाता है। या फिर जब आप किसी बड़े इंसान से मिलते हो, रेस्पेक्टेबल इंसान से मिलते हो, तब आपका बिहेवियर कैसे होता है। जब आप बड़े खुश होते हो तब आपका बिहेवियर किस तरह से होता है। सो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आपके थॉट प्रोसेस, आपके मेंटल प्रोसेसेस का स्टडी किया जाता है और उनका कंट्रीब्यूशन देखा जाता है बिहेवियर में किस तरह से पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज द बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में हम लोग ब्रेन का स्टडी करते हैं, किस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर या ब्रेन के जो अलग अलग पार्ट्स है या फिर जेनेटिक्स जो है वो अफेक्ट करता है बिहेवियर के लिए। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि जब कभी भी अ, आपके बॉडी में डोपामाइन का सिक्रीशन होता है, तो डोपामाइन जो है वो आपको हाई इंटेंसिव जो फीलिंग्स है उनको फील कराता है, जिसकी वजह से आप एक्साइटेड हो जाते हैं और जोश से कोई काम करते हैं। वहीं पे डोपामाइन लो जब हो जाता है तो पर्सन डिप्रेशन वाले स्टेट में चला जाता है, विदाउट रीजन उनको रोना आता है। सो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है उनका रोल क्या होता है, जेनेटिक का क्या रोल होता है, इन सारी स्टडी को देखा जाता है इन बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। नेक्स्ट, सोशियल साइकोलॉजी। सोशियल साइकोलॉजी की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पे स्टडीज जो है वो किए जाते हैं ऑन द सोशल इन्फ्लुएंस। मतलब कोई भी ग्रुप डायनामिक, पीयर प्रेशर, ये कैसे आपके बिहेवियर जो है उसको शेप करते हैं। तो ये सोशल इन्फ्लुएंस जो है उनका स्टडी किया जाता है और उसके थ्रू बिहेवियर जो है उसका इम्पैक्ट उसको देखा जाता है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है वो ध्यान देता है बिहेवियरल चेंजेस के ऊपर। ये बिहेवियरल चेंजेस जो आए हैं अक्रॉस द पर्सन्स लाइफ स्पैन। फॉर एग्जाम्पल,
बचपन में आपका बिहेवियर जो है वो किसी एक पर्टिकुलर तरह का था, यंग एज में कुछ और था, ओल्ड एज में आपका मैच्योरिटी लेवल, जैसे जैसे हम लोग उसको मैच्योरिटी लेवल बोलेंगे, जैसे जैसे ये चेंज होता जाता है वैसे वैसे आपका बिहेवियर जो है वो भी चेंज होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल कभी इस तरह से भी इसको देखा गया कि कुछ पर्सन जो है जो बहुत एग्रेसिव है आफ्टर चाइल्ड बर्थ या फिर आफ्टर देयर चाइल्ड, ये जो बिहेवियर है उनका रिड्यूस हो जाता है, और अब तक जो ज्यादा एग्रेसिव या एंग्री होने वाले लोग थे, अब उनके बच्चों के प्रति उनका जो नेचर है वो चेंज हो जाता है और उनका गुस्सा करना जो है वो भी कम हो जाता है। सो जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, लाइफ स्पैन आगे आगे जा रहा है, वैसे वैसे मैच्योरिटी और मैच्योरिटी के साथ बिहेवियरल चेंजेस जो है वो भी आ जाते हैं। ये जो स्टडी किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। द नेक्स्ट वन इज पर्सनालिटी साइकोलॉजी। पर्सनालिटी साइकोलॉजी में हर इंडिविजुअल के ट्रेड्स को देखा जाता है। ट्रेड्स जिनका इन्फ्लुएंस के बारे में आप पढ़ने की कोशिश करते हो, दैट हाउ दे इन्फ्लुएंस कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर, कैसे वो एक ही तरह का जो बिहेवियरल पैटर्न है उसी को कंटिन्यूएशन में रखते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हमको समझना है तो हम समझ सकते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ रोनाल्डो, जो कि बहुत ज्यादा वर्कआउट करके उन्होंने अपनी बॉडी जो है उसको एक किसी तरह से बनाया हुआ है। या फिर हम लोग और ऐसे बहुत सारे लोगों का एग्जांपल ले सकते हैं जिनमें उनका बिहेवियरल पैटर्न जो है वो कंसिस्टेंट एक ही जैसा है, एक ही चीज वो लगातार करते आ रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ये जो पर्सनालिटी किसी एक तरह से बनती जाती है उसको हम लोग स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो एक ही तरह का बिहेवियर जो है उसको फॉलो करने की या उसी को कंटिन्यू करने की उनकी लाइन जो है वो होती है। नेक्स्ट वन इज द मोटिवेशन एंड इमोशंस। मोटिवेशन एंड इमोशन वाला जो पार्ट आता है उसमें हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से सर्टन पीपल जो है उनका एक सर्टन वे से बिहेवियर होता है या फिर उनके इमोशंस जो है वो कैसे इम्पैक्ट रखते हैं उनके एक्शंस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल कल तक अगर किसी पर्सन को कोई एक पर्टिकुलर गोल नहीं मिला था, लेकिन अचानक से अगर उसके लाइफ में उसे कोई एक एम मिल गया है, कोई एक गोल मिल गया है, या फिर किसी चीज की बहुत ज्यादा नीड उसको डेवलप हो गई है, तो वो नीड डेवलप होने के बाद उसके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आते हैं और कैसे वो अपने बिहेवियर के साथ अपनी पूरी लाइफ जो है उसको चेंज कर लेता है। इसी में आता है डिजायर्स, यानी किसी चीज की जब इच्छा बहुत स्ट्रांगली उनके अंदर प्रेरित होती है तो वो इच्छा के अनुरूप उनका जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है वो चेंज हो जाता है। उसी तरह से इमोशंस, हमारे जितने भी इमोशंस हैं वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रखते हैं हमारे पूरे व्यवहारों पे भी, और व्यवहार जो है वो हमारे हेल्थ के ऊपर भी। नाउ अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जैसा मैंने अब तक आपको ये बातें बताई कि किस तरह से बिहेवियर जो है वो होता है। साइकोलॉजी ऑफ बिहेवियर में हम लोग क्या क्या चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब जब हमको समझ में आ गया है कि बिहेवियर किस तरह से होता है या बिहेवियर क्या होता है, तब अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि टाइप्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर में आता है फर्स्ट, हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर। हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर का मतलब होता है एक्सरसाइज, जैसे ये अच्छा वाला बिहेवियर है जो आपके हेल्थ को प्रमोट करने के लिए आप यूज कर सकते हो। बैलेंस डाइट लेना, बैलेंस डाइट लेना ये भी आपके हेल्थ को प्रमोट करने वाला बिहेवियर होता है।
रेगुलर चेकअप्स के लिए जाना या एडिक्वेट नींद जो है उसको लेना, ये सारे बिहेवियर जो है वो हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर है। ध्यान रखिए, जब हम लोग बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं तो बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा उसके और डीपर लेवल पे हम लोग अगर चले जाते हैं और माइन्यूट लेवल पे अगर हम लोग चले जाते हैं तो हमको मिलता है कि बिहेवियर जो है उसका कोर में आपको मिल जाता है हैबिट। बिहेवियर, हैबिट, हैबिट के और कोर में अगर आप चले जाओ तो आपको मिल जाता है थिंकिंग या थॉट। तो अगर बेसिक से हम लोग ऊपरी सतह पे आने की कोशिश करेंगे तो हमारा कोई एक थॉट होता है जो किसी एक एक्शन को जनरेट करता है। वो एक्शन जब हम लोग बार बार करते हैं तब वो हमारे हैबिट में ट्रांसफॉर्म होता है। हैबिट जो है वो हमारे बिहेवियर को जनरेट करता है और ये जो बिहेवियर है वो बड़ा सा इम्पैक्ट रखता है हमारे हेल्थ के ऊपर। सो अगर आपको रेगुलर एक्सरसाइज करने की आदत है तो ये आपके हेल्थ को बढ़ाने का काम करेगा। अगर आप रेगुलर बैलेंस डाइट लेते हैं, ये अगर आपका हैबिट है तो आपके वो हेल्थ को और भी अच्छा रखेगा। रेगुलर चेकअप करना, ये भी आपके हेल्थ को प्रमोट करेगा, या एडिक्वेट स्लीप लेना, ये भी आपके हेल्थ को प्रमोट करने वाला बिहेवियर होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं जिसमें आएगा रिस्क बिहेवियर। कौन से ऐसे बिहेवियर होते हैं जो रिस्क को क्रिएट करते हैं? लेट्स टेक एग्जांपल, स्मोकिंग है, ये बहुत सारे डिजीज कंडीशंस को जनरेट करता है। लंग कैंसर को प्रमोट करने वाला ये डिजीज होगा, ये हैबिट होगा। नेक्स्ट विल बी अल्कोहल कंजम्पशन, अगेन इट इज रिस्क बिहेवियर जो अलग अलग डिजीज कंडीशंस जैसे सिरोसिस ऑफ लीवर को आगे जाके बनाएगा। ड्रग एब्यूज, या फिर हम लोग बात करते हैं सिडेंटरी लाइफ के, तो ये सारे जो बिहेवियर है वो रिस्क बिहेवियर में आ जाते हैं। रिस्क बिहेवियर जो आपके हेल्थ को और ज्यादा रिस्क क्रिएट कर देता है। देयर आर सर्टन behaviors which are illness behavior। illness behavior इसमें आता है जैसे seeking और avoiding medical care। कभी कभी हम लोग देखते हैं इलनेस बिहेवियर जो है, जैसे हमारे यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जिनको आदत होती है कि किसी भी छोटी छोटी बात पे मेडिसिन लेना है। कोई भी प्रॉब्लम हो गया उसके लिए मेडिसिन लेना है। जैसे इसको लेकिन अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, हमारे डॉक्टर सैमुअल हनेमन जो है उन्होंने एक टर्म जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था, एंड दैट टर्म वाज इंडिस्पोजिशन। इंडिस्पोजिशन वो स्टेट होता है जो स्टेट में स्लाइट अल्टरेशन ऑफ हेल्थ हुआ है। यानी मान लीजिए आपने कल रात को ज्यादा देर तक कोई मूवीज देखे थे, या आपका रात भर थोड़ा जागना हुआ है, या फिर बहुत ज्यादा हेवी मील आपने अगर रात को ले लिया था, इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि आपको दूसरे दिन में थोड़ा बहुत डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर सैमुअल हनीमन ने इसको इंडिस्पोजिशन बोला था। यानी ये स्लाइट अल्टरेशन हुआ है, जैसे ही आप आपके लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लेके आएंगे, खाने पीने में आपने कुछ सर्टन चेंजेस लेके आ गए, तो आपको मेडिसिन की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। आप स्लाइट अल्टरेशन इन योर डेली रूटीन कर लोगे तो भी आपका हेल्थ जो है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। सो इलनेस बिहेवियर में वो जो लोग होते हैं उनको इच्छा होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन जो है वो लेते रहें छोटी छोटी चीजों के लिए। तो वहीं पे अवॉइडिंग मेडिकल केयर जैसा भी हमको मिल जाता है इलनेस बिहेवियर। यानी ये लोगों का प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि इनको बहुत सारी तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी इनको मेडिसिन लेना जो है वो पसंद नहीं है, या फिर वो मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते हैं। वो घर पे ही बैठेंगे, कोई दवाई लेने की कोशिश करेंगे या नेचुरल कोई चीज लेके उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। सो इन लोगों में मेडिकल केयर जो है वो अवॉइड करते हैं। तो ये आ जाता है आपका इलनेस बिहेवियर।
सिक रोल बिहेवियर जो है इसमें आ जाता है रेस्टिंग, जैसे कुछ लोगों को आदत होती है बहुत ज्यादा रेस्ट जो है वो करने की, या फिर मेडिसिन जो है वो बहुत ज्यादा लेने की, या फिर ट्रीटमेंट जो है उसमें कुछ कंप्लायंस जो है वो करने की। तो ये सारी चीजें जो है वो सिक रोल बिहेवियर को प्रमोट करती है। Now let's talk about the psychological factor affecting behavior. कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है जो बिहेवियर के ऊपर असर रखते हैं? उनमें सबसे पहले जो आता है वो होता है स्ट्रेस एंड कोपिंग मैकेनिज्म। स्ट्रेस की जब हम लोग बात करते हैं तो आजकल डेली रूटीन में तनाव ये बहुत ही आम लेवल पे हो गया है। तनाव इतना ज्यादा है और उस तनाव के साथ एडजस्ट करना या उसके साथ चलना, ये करते वक्त बहुत सारी डिजीज कंडीशंस जो है वो डेवलप हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे तो आता है कि जब कभी भी आप किसी ऐसे इवेंट को या किसी ऐसी सिचुएशन के साथ हैं जहां पे आपको थोड़ा बहुत तनाव महसूस हो रहा है, जब कभी भी आपको तनाव महसूस होता है तो आपके बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन जो है वो रिलीज होना स्टार्ट होता है। कॉर्टिसोल का काम होता है कि जब कभी भी आप तनाव या ऐसी किसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं जहां पे आपके अस्तित्व के ऊपर कोई थ्रेट है या अस्तित्व के ऊपर कोई धोखा निर्माण हुआ है, ऐसे वाले सिचुएशन में कॉर्टिसोल रिलीज होने लगता है। कॉर्टिसोल का काम होता है कि आपके बॉडी में जो शुगर लेवल है उसको और ज्यादा बढ़ाए ताकि आप जो भी परिस्थिति है उससे लड़ने के लिए आपके पास फुल ऑफ एनर्जी जो है वो रहे। कॉर्टिसोल आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ा देता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से आपके सारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह है वो भी बढ़ जाता है और आपका इवेंचुअली आपका ब्लड प्रेशर जो है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन आज के अगर सिचुएशन की बात करेंगे हम लोग, जितना स्ट्रेस या तनाव हम लोग बार बार उस चीज को फील करते हैं या बार बार उस चीज के लिए जाते हैं तो आपकी बॉडी एक जैसा ही रिएक्शन देने लगती है और उसके बाद एक सर्टेन लेवल पे आके अब आपकी बॉडी उस चीज से डील करना जो है वो उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे कोपिंग मैकेनिज्म में अक्सर फेलियर आ जाते हैं। इसी का एक एग्जांपल हो जाता है आपका डायबिटीज मेलाइटस। बहुत सारे लोगों में ये देखा जाता है कि डायबिटीज जैसे हो गया है यानी ब्लड शुगर लेवल जैसे ही बढ़ गया है, लोग उसका और ज्यादा तनाव लेना स्टार्ट करते हैं और फिर ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ने लगता है। मोटिवेशन एंड सेल्फ एफिकेसी। बहुत सारे लोगों में जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनमें मोटिवेशन की कमी पाई जाती है, सेल्फ एफिकेसी जो है उसकी कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से बिहेवियर जो है वो अलग अलग होता है। इसको हम लोग दो तरह से भी ले सकते हैं, एक मोटिवेशन की और सेल्फ एफिकेसी की कमी होना, या फिर मोटिवेशन और सेल्फ एफिकेसी की बहुत मतलब यानी ये ज्यादा होना, यानी सेल्फ एस्टीम ज्यादा होना या मोटिवेशन ज्यादा होना। तो ये दो लोगों में आपको बिहेवियर जो है वो अलग अलग नजर आएगा। जिन लोगों में मोटिवेशन की कमी है, सेल्फ एफिकेसी की कमी है, वो लोग अक्सर डिप्रेशन जैसे स्टेट में पाए जाते हैं। उनका बिहेवियर जो है वो भी उसी तरह का होता है, यानी उनके सारे व्यवहार जो है वो ऐसे ही होंगे जहां पे वो ज्यादा अच्छे से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाते हैं। वहीं पे जब हम लोग बात कर रहे हैं मोटिवेशन बहुत अच्छा है, सेल्फ एस्टीम अगर बहुत अच्छा है, तो ऐसे लोग दुनिया में बहुत अच्छे ढंग से उनके जो व्यवहार है उनको भी मॉनिटर करते हैं और काफी अच्छे से उनके
जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें कार्यरत रहते हैं। पर्सनालिटी ट्रेड्स में भी हमको इसका इफेक्ट जो है वो मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑप्टिमिज्म या फिर पेसिमिज्म, यानी कुछ लोग बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, हर चीज को एक पॉजिटिव एंगल से देखने की कोशिश करते हैं, वेराज कुछ लोग जो है वो हर चीज को नेगेटिव एंगल से देखने की कोशिश देखने में लगे रहते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे सकारात्मक तरीके से किसी भी चीज को देखना, और दूसरा होता है नकारात्मक तरीके से किसी भी चीज को देखना। तो ऐसे पर्सनालिटी ट्रेड्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। इमोशनल स्टेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इमोशनल स्टेट का भी बहुत ज्यादा अफेक्ट जो है वो आपके बिहेवियर के ऊपर नजर आता है। जैसे अगर आप खुश है तो आपका जो व्यवहार है वो कुछ अलग तरीका रहेगा, अगर आप दुखी है तो आपका व्यवहार कुछ अलग तरीके का नजर आएगा। तो ये इमोशनल स्टेट जो है वो आपके व्यवहारों के ऊपर अपना इफेक्ट रखता है। सोशल और एनवायरमेंटल जो इन्फ्लुएंस है उनकी अगर हम लोग बात करेंगे तो पीयर प्रेशर जो होता है उसकी वजह से आजकल हमने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट के बारे में सुना होगा, या कई सारे ऐसे जो यंगस्टर्स है उनके बारे में हमने सुना होगा कि ये जो प्रेशर दिया जाता है, पीयर प्रेशर जो होता है, वो ये लोग नहीं सह पाते हैं, और जिसकी वजह से कई बार उनके सुसाइड करना या इस तरह के जो टेंडेंसीज है उनको ज्यादातर देखा जाता है, या डिप्रेशन में ये लोग ज्यादा जाते हुए नजर आते हैं। फैमिली हैबिट्स एंड कल्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो कई बार फैमिली हैबिट्स जो है, जैसे किसी किसी फैमिली में कुछ ऐसे हैबिट्स होते हैं या कोई एक पर्टिकुलर कल्चर होता है जो एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रखता है उस पर्टिकुलर पर्सन के बिहेवियर के ऊपर। जैसे कोई अगर पर्सन है जो बहुत ही ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का है, तो आपको उसका बिहेवियर जो है, मॉरल्स जो है, वो भी उसी तरह से नजर आएंगे। या फिर डाइट वाइज भी अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे फैमिली हैबिट्स में कुछ लोगों का डाइट का रोल आता है, हेल्दी डाइट या फैमिली के साथ ही खाना खाना। कुछ लोग जो होते हैं वो अकेले अकेले खाना खाते हैं। तो दीज आर सर्टन, इवन स्मॉल लगते हैं ये हैबिट्स, लेकिन ये सर्टन हैबिट्स जो है वो आपके बिहेवियर के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रखते हैं। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसिंग चीज हम देखते हैं राइट नाउ, वो है मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग। मीडिया का आपके बिहेवियर के ऊपर या आपके पूरे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पाया जाता है। मीडिया में जितनी भी चीजें बोली जाती है, जो भी बातें की जाती है, हम लोग उसको एज इट इज कंसिडर कर लेते हैं, या फिर एडवर्टाइजमेंट जो है उनमें जो चीजें बोली जाती है। आजकल छोटे छोटे बच्चे जो है वो भी एडवर्टाइजमेंट जिस तरह से देखते हैं वो उसी को ऑब्जर्वेशन के थ्रू अपने अंदर लेके आते हैं, या फिर उन्हीं चीजों का डिमांड भी करने लगते हैं। तो मीडिया एंड एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपके बिहेवियर के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रखते हैं। सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस जो है उसका भी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रहता है आपके बिहेवियर के ऊपर। अलग अलग सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस में अलग तरह का बिहेवियर जो है वो हमको देखने को मिलता है। सिमिलरली विद द एजुकेशनल लेवल जिस तरह से चेंज होता जाता है, उसी तरह से इंडिविजुअल का अलग अलग बिहेवियरल पैटर्न जो है वो देखने को मिलते हैं। यानी अगर कोई कम एजुकेशन वाला व्यक्ति है तो उसका थॉट प्रोसेस भी उसी तरह से रहेगा, और उसका बिहेवियर जो है वो भी उसी तरह से जनरेट होता रहेगा। वेरएस जो जितना हाई क्वालिफाइड या पढ़ा लिखा इंसान होगा उसका एजुकेशनल लेवल जैसा रहेगा, उसी तरह से उसका बिहेवियर जो है, उसके मैनर्स जो है वो भी उसी तरह से रहने चाहिए।
behavioral factors in chronic diseases. Behavioral factors in chronic disease में cardiovascular disease जो है वो जैसे कई बार हम लोग देखते हैं जो लोगों को बार बार तनावपूर्ण परिस्थिति में रहने की आदत होती है या बार बार टेंशन लेने की आदत होती है, उनमें ज्यादातर देखा जाता है कि स्ट्रेस जो इंडिविजुअल बहुत ज्यादा लेते हैं उनमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो है वो भी ज्यादा पाए जाते हैं। या फिर जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था डायबिटीज के बारे में भी, डायबिटीज में जितना वो तनाव लेते हैं कॉर्टिसोल उतना ज्यादा सिक्रीट होगा, जितना ज्यादा कॉर्टिसोल सिक्रीट होगा उतना डायबिटीज जो है यानी शुगर लेवल जो है वो और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। सिमिलरली ओबेसिटी, अगेन ओबेसिटी में भी कुछ लोगों को तनावपूर्ण परिस्थिति में ज्यादा खाने की आदत होती है जो उनका ग्लूकोज लेवल भी बढ़ाता है, अल्टीमेटली फैट लेवल भी बढ़ाता है। और तनावपूर्ण परिस्थिति में जो चीजें खाई जाती है वो अक्सर अनहेल्दी चीजें होती है जो खाई जाती है और जो उनको ओबेसिटी जो है उस डिजीज को बढ़ाने में मदद करती है। कैंसर या रेस्पिरेटरी डिजीज, कैंसर में भी हमने देखा जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज और कैंसर दोनों को अगर कंबाइनली भी देखा जाए तो रेस्पिरेटरी कैंसर जो है उनमें हम लोग देखते हैं सिगरेट स्मोकिंग जो है वो एक बुरी आदत है, रॉन्ग बिहेवियर है जो प्रोड्यूस करता है कैंसर और रेस्पिरेटरी डिजीजेस को। यहाँ पे जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है उनका रोल क्या रहेगा हेल्थ से रिलेटेड। हेल्थ से रिलेटेड जब कभी भी बिहेवियर, आई होप अब तक का जो पार्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारा जो बिहेवियर है उसका कोर कहाँ पे है, क्या वो चीजें हैं जो बिहेवियर को जनरेट करती है। हमने इनिशियली जो पॉइंट्स देखे वहां से स्टार्ट किया था कि किस तरह से बिहेवियर होता है, बिहेवियर और जेनेटिक्स का क्या रोल है, बिहेवियर और एनवायरनमेंट का क्या रोल है, कौन से अलग अलग फैक्टर्स है जो आपके बिहेवियर को जनरेट करते हैं और कौन से ऐसे डिजीजेस है जो इन बिहेवियर के थ्रू जनरेट होते हैं। अब जब हम लोग प्रोफेशनल हेल्थ केयर है उनका यहाँ पे रोल आ जाता है कि किस तरह से वो इन लोगों को हेल्प करेंगे बिहेवियर को चेंज करने के लिए। तो हम लोग उनको एनकरेज कर सकते हैं उनका बिहेवियर चेंज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को आदत है या किसी का बिहेवियर है रिस्क बिहेवियर है जहाँ पे उन वो स्मोकिंग की हैबिट है उनको या फिर अल्कोहल कंजम्पशन की हैबिट है उनको, तो इट इज अवर ड्यूटी दैट वी कैन हम उनको एनकरेज करें कि आपका ये बिहेवियर जो है उसको चेंज करें। आप अल्कोहल जो कंजम्पशन है उसको छोड़ दे यानी दारू पीना जो है उसको छोड़ दे, स्मोकिंग सिगरेट स्मोकिंग जो है उसको छोड़ दे और जो अच्छी आदतें हैं या अच्छे बिहेवियरल पैटर्न्स है उनको वो अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करे। फॉर एग्जाम्पल बैलेंस डाइट लेना, एक्सरसाइज करना, एडिक्वेट स्लीप जो है उसको लेना। तो इस तरह से हम एनकरेज कर सकते हैं उनको उनका बिहेवियर चेंज करने के लिए। प्रूविंग पेशेंट एजुकेशन, तो आप अगर पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करें उनको और ज्यादा एजुकेशन दे कि किस तरह से ये आपका बिहेवियर इस तरह की बीमारी को जनरेट कर रहा है, तो हो सकता है कि पेशेंट जो है वो एजुकेट होने के बाद उस बीमारी को समझने के बाद या किन चीजों से ये बीमारी होती है ये समझने के बाद वो इस तरह की इस तरह के जो रॉन्ग हैबिट्स है उनको छोड़ देंगे। नेक्स्ट इसमें आता है मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, यानी अगर मान लो उनको इस तरह से मोटिवेशनल इंटरव्यूज जो है उनको दिखाया जाता है उनको बताया जाता है और ये बता के अगर उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो अच्छी जो बिहेवियरल पैटर्न्स है उनको फॉलो करे
जो रॉन्ग बिहेवियरल पैटर्न्स है उनको वो अवॉइड करे, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। बिल्डिंग ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन, जैसे आप अगर जो भी पेशेंट्स है या फिर आम इंसान है, नॉर्मल नागरिक है, इन सभी से अगर एजुकेशन वाइज हम लोग उन लोगों तक ये सारी इंफॉर्मेशन भी पहुंचाते हैं, उन लोगों में इस ट्रस्ट को बिल्डअप करते हैं कि अगर वो इन आदतों को छोड़ देते हैं और हेल्दी हैबिट्स जो है या हेल्दी जो बिहेवियर है उसको फॉलो करते हैं, तो उनकी ये जो बीमारियां हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगी, वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये कम्युनिकेशन और ट्रस्ट बिल्ड करके हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है वो बिहेवियर को भी चेंज कर सकते हैं और अल्टीमेटली हेल्थ जो है उसको भी प्रमोट करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। अब जब हमने ये सारी चीजों के बारे में बात कर ली है, तब एक और थोड़ा सा एस्पेक्ट जो है उसके बारे में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। जैसे अभी आपने देखा कि ये पूरा बिहेवियर और उसका रोल जो है वो क्या होता है डिजीज कंडीशंस को जनरेट करने के लिए या डिजीज कंडीशंस को डेवलप करने के लिए। लेकिन ये पूरा इंफॉर्मेशन या ये सारी जो चीजें हैं इसके लिए डॉक्टर सैमुअल हनीमन ने बहुत सालों पहले ही सारी डिटेल्स जो है वो दे के रखी थी, या फिर होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर काम करती है, इन्हीं सारी चीजों के ऊपर एक्ट करती है, और जिससे हम होम्योपैथिक फिजिशियंस जो है वो पेशेंट को क्योर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में जब डॉक्टर सैमुअल हनीमन ने फिजिशियंस मिशन के बारे में बता दिया, या फिर उन्होंने डाइट के बारे में बता दिया कि किस तरह से डाइट जो है उसका रोल होता है आपके हेल्थ में, या डाइट में जब चेंजेस होते हैं तो किस तरह से डिजीज जो है वो बनता है, या फिर जहाँ पे डॉक्टर सैमुअल हनीमन ने एक्साइटिंग कॉज, मेंटेनिंग कॉज एंड जो एक्साइटिंग कॉज और मेंटेनिंग कॉज जो है उसके बारे में बता दिया था। एक्साइटिंग कॉज जहाँ पे ऑलरेडी कोई एक बीमारी है और अब आपका कोई एक पर्टिकुलर बिहेवियर, जैसे लेट्स टेक एग्जांपल के किसी को कोई पेशेंट जो है वो चिली है, उसमें कोल्ड टेकिंग टेंडेंसी जो है वो ऑलरेडी है, और ऐसा वाला पेशेंट अगर बार बार आइसक्रीम खा रहा है या फिर बार बार वो ठंडी चीजों में ठंडी चीजें जो है उसको पी रहा है, तो ये जो बिहेवियर है पेशेंट का वो उसके बीमारी के लिए एक्साइटिंग वाला काम करेगा, और जो बीमारी है वो और ज्यादा डेवलप हो जाएगी। या फिर जैसे मेंटेनिंग कॉज की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो भी आपका लाइफस्टाइल है, जिस तरह से आपका लाइफस्टाइल है वो आपके डिजीज को या तो मेंटेन करने के लिए हेल्प करेगा, यानी जैसे कि वैसी ही आपकी बीमारी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने बात की थी डायबिटीज मलाइटिस का अगर कोई पेशेंट है और वो, या फिर कार्डियक डिसऑर्डर का कोई पेशेंट है, और अगर वो बार बार तनावपूर्ण परिस्थिति में ही रहता है, कोई डिप्रेशन वाला पेशेंट है और वो सारे जो चीजें जो उसको और ज्यादा डिप्रेशन में और ज्यादा लेके जाएंगे, वैसे ही अगर चीजों के साथ बार बार अगर डील करता रहा तो इट इज डेफिनेटली कि उसका जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उसके बीमारी को जो चीजें मेंटेन कर रही है वो उसी एनवायरनमेंट में है, उसी चीजों में वो अब तक है। तो डॉक्टर सैमुअल हनीमन ने इसीलिए हमको पहले ही बता दिया था कि आपको थरो केस टेकिंग लेना है, इसमें आपको आपके पेशेंट को समझना है, उसके पूरे लाइफस्टाइल को समझना है, और ये लाइफस्टाइल अगर आपको समझ में आ गया तो आपको पता चलेगा उसके हैबिट्स कैसे हैं, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका जेनेटिकली जो भी हिस्ट्री आता है डिजीज कंडीशंस का वो किस तरह का है। और ये सारा जब डिटेल होम्योपैथिक केस टेकिंग लिया जाता है तब हमको ये कलेक्टिव एक
पिक्चर मिल जाता है पेशेंट का, जो हमको आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ पे हमको उसके हैबिट्स को चेंज करना चाहिए, कहाँ पे हमको उसके लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए, कहाँ पे हमको उसके मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलिंग करने की जरूरत है। और जब भी हम सारी चीजों को हैंडल करते हैं और उसके साथ में हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब कर दें, तब जाके आइडियल क्योर जो है वो हमको मिलता है। तो सैमुअल हनीमैन ने इन सारी चीजों के बारे में पहले से ही हमको सारे डिटेल्स दे दिए थे। अगर हम लोग हमारे मटेरिया मेडिका की तरफ जाएंगे तो हमको बिहेवियरल बहुत सारे डिसऑर्डर्स जो है वो मिल जाते हैं, या फिर बिहेवियर का इम्पैक्ट मिल जाता है डिजीज कंडीशंस के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग लेंगे, नक्सोमिका में जो सिडेंटरी हैबिट्स है वो ही उसके सारे डिजीज जो है उसका कॉज बन जाता है। नक्सोमिका में सिडेंटरी हैबिट्स होना, या फिर जो अल्कोहल कंजम्पशन का आदत है, ये सारे फैक्टर्स है जो नक्सोमिका को डिजीज की तरफ और भी ज्यादा लेके जाते हैं। कांस्टेंट जो वर्कहोलिक होना है उसका, वो उसको डिजीज कंडीशन की तरफ लेके जाता है। तो ये बिहेवियर है नक्सोमिका का जो उसके अंदर डिजीज को जनरेट कर देता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, सपोज इग्नेशिया है, इग्नेशिया का जो भी रोलर कोस्टर है, इमोशनल रोलर कोस्टर है, जहाँ पे बहुत सारा फ्लक्चुएशन आता है इमोशन में, वो चीजें हैं जो इग्नेशिया में डिजीज कंडीशंस जो है उसको जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। स्टैफिस एग्रिया की हम लोग बात करते हैं, तो स्टैफिस एग्रिया में कांस्टेंट जो सेपरेशन हो रहा है, कांस्टेंट जो सेपरेशन हो रहा है, यही वो सेपरेशन का बिहेवियर है जिसकी वजह से उसके अंदर डिजीज कंडीशंस जो है वो जनरेट हो जाते हैं, या उसके अंदर डिजीजेस जो है वो बनते हैं। तो होम्योपैथिक मटेरा मेडिका में इट इज फुल ऑफ कि किस तरह से आपका बिहेवियर है, आपका मेंटल स्टेट जो है वो आपके डिजीजेस को जनरेट करता है। अगर हम लोग बात करते हैं नाइट्रामूर की, तो उसमें जो डिसअपॉइंटमेंट इन लव है, ग्रीफ है, सैडनेस है, यही वो चीजें हैं जो उसका एक टेम्परामेंट जो है उसको बना देते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट नर्वस टेम्परामेंट पेशेंट जो है वो अलग अलग डिजीज कंडीशंस जो है उनमें लैंड अप होता रहता है। तो ये सारे जो बिहेवियरल पैटर्न्स है वो ही मेन होते हैं जो आपके अंदर डिजीज कंडीशंस जो है उनको जनरेट करते हैं। एक्चुअली ये सिर्फ इतना ही पार्ट नहीं हो सकता, इसको और थोड़ा सा, क्योंकि ये टॉपिक जो है, अभी जैसे मैंने आपसे बात की है कि बिहेवियर का इफेक्ट क्या होता है ऑन हेल्थ, ये एक बहुत ही ब्रॉडली एक्सप्लेन किया गया है। इसके डीपर लेवल पे जब हम लोग पहुंचेंगे और इसको माइन्यूटली जब हम लोग साइकोलॉजिकल व्यू से देखेंगे, तब हमको समझ में आता है कि जैसे कोर में हम लोग और जाएंगे तो आपका बिहेवियर, बिहेवियर के अंदर आपको मिल जाते हैं आपके हैबिट्स, हैबिट्स के अंदर आपका थॉट प्रोसेस जो है वो। एंड दैट्स व्हाई माइंड इज हैविंग स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन योर body behavior, and your behavior is having a strong impact on your disease conditions। तो इस तरह से बिहेवियर जो है वो अलग अलग डिजीज कंडीशंस को जनरेट करता है ह्यूमंस में। सो थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको आज का ये जो सेमिनार, आज का ये जो सेशन है ये थैंक यू। समझ में थैंक यू। आप अपना ये पीपीटी को हटा लीजिए आप। यस सर। हाँ, शेयर बंद कर दीजिए। जी सर। मैं आपका सेशन बहुत ध्यान से सुन रहा था, और थैंक यू सर। हाँ, ये काफी अच्छा बिहेवियर और रिलेशनशिप जो आपने एस्टेब्लिश किया है, ये एक अच्छा अप्रोच है। और हम लोग बहुत सारा बीमारी को सोचते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम, है ना। तो एलिमेंट्स फ्रॉम का जो रोल है, कभी कभी हम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं।
और इस जैसे बहुत सारा एलिमेंट्स फ्रॉम लूजिंग समथिंग, मनी, डिसअपॉइंटमेंट, एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेशन, डोमिनेशन, पेरेंटल डोमिनेशन। तो क्या होता है, बच्चे अब एक पेरेंट्स का डोमिनेशन हो जाता है और वो फिर उसका जो हैबिट्स है वो उसी तरह से बदलता चला जाता है। ये हम लोग का इसको कंसिडर करके अगर आप टोटलिटी आप कंस्टिट्यूट करेंगे तो मैंने देखा है कि होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से इसे काफी अच्छा से चेंज किया जा सकता है। ये एक Yes. अप्रोच है। और लेकिन सबसे बड़ा क्या है प्रॉब्लम कि हम लोग केस टेकिंग में इसके लिए समय नहीं देते हैं, पूरे लाइफ सिचुएशंस को सुनने के लिए हम लोग प्रयास नहीं करते हैं। सिचुएशंस को सुनना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि लाइफ या बिहेवियर को डिसाइड करने के लिए जब तक आप लाइफ सिचुएशंस को नहीं सुनेंगे, ठीक से नहीं करेंगे, तब तक आपको ये आपका सुनाई नहीं पड़ेगा, आपको दिखलाई नहीं पड़ेगा, बिहेवियर नहीं दिखलाई पड़ेगा, हैबिट्स नहीं डेवलप करेगा। तो दो, एक पॉजिटिव हैबिट्स और नेगेटिव हैबिट। पॉजिटिव हैबिट तो हमको प्रमोट करेगा, लेकिन नेगेटिव हैबिट तो निश्चित रूप से हम लोगों को डिजीज की ओर में लेता चला जाएगा। तो हैबिट्स क्रिएशंस का जो बिल्डिंग पीरियड होता है, हैबिट्स जनरेट हो रहा है, इसको हम लोगों को मॉनिटर करने का जरूरत पड़ता है। जैसे पेशेंट को हम लोग बदलाव लाने की, जैसे हैनीमैन ने भी कहा है कि आपका पेशेंट को जो काउंसलिंग कर रहे हैं तो उस समय में पेशेंट को क्या आप बदलाव देते हैं, क्या आप उसको बता सकते हैं, ये बताने का जरूरत है। जैसे उसके लाइफ स्टाइल से रिलेटेड अभी मैं पेशेंट एक देख रहा था और सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका था कि वो सारे प्रॉब्लम्स उनके हैं, लेकिन आफ्टर पीरियड्स जो है तो उसके प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। अब आफ्टर पीरियड्स का सबके लिए क्यों आफ्टर पीरियड्स बढ़ जाते हैं, जबकि आफ्टर पीरियड्स तो रिलैक्स होते हैं मैक्सिमम फीमेल्स, लेकिन पीरियड्स के बाद में क्यों हो जाता है? तो देयर वाज सम एंजाइटी, है ना। वो एंजाइटी जो बैकग्राउंड में एंजाइटी है कि अब तो हमारा पीरियड खत्म हो गया, सो लूजिंग समथिंग एल्स। एंड उसमें बहुत अच्छा दवा हम लोगों ने निकाल करके मैंने कल एक पेशेंट को कंप्लीटली धीरे धीरे होता चला जा रहा है, लेकिन वहां भी हमने देखा वो उसका फंस गया था। तो लोगों ने कहा ये इंजरी, मैं बोला कि इंजरी का केस नहीं है, इंजरी का केस नहीं है, ये है आपको कंकशन का केस है, झटका लगा, क्योंकि बोन इंजरी तो ना बोन प्लेस हुआ था। तो कंकशन एक एस्पेक्ट होता है जो चेंजेस ले आ रहा है लोगों को इस तरह से पेशेंट को। सॉरी, मैं बोल रहा था कि इसको हम लोग को माइन्यूटली सुनने की जरूरत है और सुन करके ही हम लोग कुछ इसको ये कर सकते हैं। तो तिवारी आपने बहुत अच्छा हम लोग को बताया है। इस सेकेंड पार्ट पे करिए, क्योंकि मैं चाहूंगा कि इस हैबिट को एक बढ़िया से हम लोगों को देखने का कोशिश करना चाहिए। और ये हम लोगों को आप पे इस पे ऊपर में एक बार फिर से हम लोगों को हाईलाइट्स कीजिए। तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा और सभी ने आपको थैंक्स भी कहा है और बहुत अच्छा आपका मैसेज भी है, आप देख रहे होंगे मैसेज है। तो इसके साथ हम लोगों का सेशन अब समाप्त होता है। हम लोग सेशन को हैंड ओवर करते हैं, ओवर टू डॉक्टर धनेश और इंग्लिश